जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप 12वीं क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के थर्ड नंबर चैप्टर विद्युत धारा के दो महत्वपूर्ण नियम ओम के नियम और किरचॉफ के नियम के बारे में समझिएगा। तो पहला नियम यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? जब किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप नियत हो एवं चालक की यांत्रिक विकृति नियत हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। भौतिक अवस्था का मतलब समझते हैं। भौतिक अवस्था जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी हमारा चालक है, तो उसके चालक पदार्थ को अगर हम कोई बाहरी फोर्स लगाकर उसके फिजिकली चेंज ना करें, जैसे कि मान लीजिए एक लोहा है, लोहा का टुकड़ा है, तो उस वह चालक है और चालक है तो हम उस पर कोई बाहरी फोर्स लगाकर उसके या तो ताप बढ़ा दें या घटा दें या उसके अवस्था में कोई चेंज कर दे, पीट पीट कर या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, तो ये क्या होता है? भौतिक अवस्था में परिवर्तन। म- तो भौतिक अवस्था जब चालक होता है तो उसमें कौन किस किस चीज में भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए? तो ताप में और चालक की यांत्रिक विकृति। विकृति क्या होता है? तो लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई। एक प्रकार का विकृति लंबाई में परिवर्तन बाई मूल लंबाई होता है, मतलब उसका जो चालक है हम उसका लंबाई को खींच कर या पीट कर कैसे भी कोई चेंज ना कर दे, तो वही होता है विकृति। तो इन दोनों में चेंज ना हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, जो उसमें धारा प्रवाहित होगा वो चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई चालक है, यहाँ पर आपका कोई चालक है तो इसमें प्रवाहित धारा आई होगा। ये यहाँ पर जो अंतिम बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इन दोनों के बीच का विभवांतर जो उत्पन्न होगा उनके समानुपाती होता है। अगर इस परिभाषा को दूसरे रूप से आप लिखना चाहिएगा तो ऐसे बोल सकते हैं, किसी चालक के सिरों के बीच के विभवांतर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, बशर्ते चालक के भौतिक अवस्था जैसे चालक की ताप नियत हो एवं चालक का यांत्रिक विकृति नियत हो। तो यहाँ पर आप इस नियम को दो रूप से लिख सकते हैं। अब गणितीय रूप से ओम के नियम के अनुसार, तो ओम के नियम में क्या बोला है कि चालक के सारे सिरों के बीच विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा तारों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यहाँ पर जो भाषा बाद में बोला गया है ना, देखिए यहाँ पर कौन सा बात बात में बोला गया है। जबकि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप नियत है तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती। कितना लोग समझ लेगा कि प्रवाहित धारा आई विभवांतर भी के समानुपाती ना, गलती हो जाएगा। आपका फॉर्मूला जो आएगा वो गलती हो जाएगा, कैसे हम आगे समझाएंगे। इसमें उल्टा करना है। यहाँ पर विभवांतर बाद में बोला गया है तो पहले भी और पहले धारा बोला गया है तो धारा को बाद में, यानी भी समानुपाती आई। इससे क्या होगा? तो भी समानुपाती आई हो गया। अब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाता है? आर लगाया जाता है। जब भी हम समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पर हम कांस्टेंट आर का प्रयोग करते हैं। और ये कांस्टेंट आर क्या होता है? तो प्रतिरोध होता है। देखिए अगर आप भी इक्वल टू आई आर आ गया, अब आर क्या यहाँ से वैल्यू निकालिएगा तो आई इधर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो भी बाई आई आ जाएगा। लेकिन अगर वही आप आई समानुपाती भी लिखिएगा तो आई और समानुपाती चिन्ह का चिन्ह हटाइएगा तो आई इक्वल टू आर भी आ जाएगा। अब यहाँ से आर आप निकालिएगा तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो भी इधर आके डिवाइड में आ जाएगा तो आई डिवाइडेड बाई भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में क्या आया था? तो भी डिवाइडेड बाई आई, और यहाँ पर उल्टा आ गया आई डिवाइडेड बाई भी, जो कि गलती हो जाता है। तो इसलिए कन्फ्यूजन रहता है बच्चों, बहुत ही बच्चों में कन्फ्यूजन इसको लेकर। तो आपको हमेशा भी समानुपाती याद रखना है, यानी विभवांतर समानुपाती धारा के। यहाँ पर आर क्या हो गया? तो समानुपातिक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और चालक के प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है? तो चालक के विमाओं पर, चालक के ताप पर एवं आंतरिक विकृति पर निर्भर करता है। कोई भी जो चालक है उसके अंदर कितना प्रतिरोध होगा उसके ताप पर निर्भर करता है, यांत्रिक विकृति पर निर्भर करता है। ताप पर निर्भर कैसे करता है? कोई भी जब जैसे कि अर्धचालक है तो अर्धचालक में क्या होता है? वो सामान्य ताप पर कुचालक के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन जब उनको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, जैसे सौर सेल है तो उनको धूप में रखा जाता है तो उसके
क्या होता है, तो हीट हो जाता है, और हीट होने के कारण उसके मोलिक्यूल गति में आ जाते हैं, जिसके कारण वह चालक बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही वस्तु चालक होते हैं। तो इसलिए चालक के ताप पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध कम होगा उतना ही चालकता उसका ज्यादा होगा, और जिसका चालक प्रतिरोध ज्यादा होगा उसका चालकता कम होगा। अब इसका ओम के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं, तो ओम के नियम की सीमाएं क्या है कि ओम के नियम और चालक की युक्ति के लिए सही नहीं हो पाता है, क्योंकि पीएन संधि डायोड से धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका प्रतिरोध अचर नहीं रहता है। जो ओम के नियम है वह और चालक की युक्तियों के लिए सही नहीं होता। अर्धचालक कौन कौन सा होता है, तो सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। तो इनमें क्या होता है, जैसे कि आपने सौर सेल में देखा होगा, तो सौर सेल में एक बीच में व्हाइट सिल्वर का छोटा छोटा लगा रहता है टुकड़ा। तो यहाँ पर पीएन संधि बनता है एक टाइप पी डायोड, एक टाइप एक साइड में एन डायोड। तो इनके बीच जो प्रतिरोध होता है वो अचर नहीं रहता। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी वस्तु है तो उसका प्रतिरोध अचर कब रहेगा, जब उसका ताप स्थिर हो। लेकिन जब आप सौर सेल को, पीएन संधि वाले सौर सेल को जब धूप में रखिएगा तो उसका ताप हीट से के कारण गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन गति में आ जाएंगे, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वह अचर नहीं रहेगा, क्योंकि उसका चालकता बढ़ गया, यानी प्रतिरोधकता उसका घट गया। इसी कारण यह ओम के नियम इस पर लागू नहीं होता है। दूसरा नंबर है, जब किसी धातु के तार या चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बहुत समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह गर्म हो जाता है, जिसके कारण उसका प्रतिरोध अचर नहीं रहता है। ऐसा क्यों, जैसे कि अब कोई भी चालक से बहुत समय तक धारा प्रवाहित होता है तो उसके धाराओं के कारण जो मोलिक्यूल के गति के कारण ही हीट होता है, तो बहुत समय तक मोलिक्यूल उस चालक से गुजरता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वह चालक गर्म होने लगता है, क्योंकि बहुत समय तक वह मोलिक्यूल उससे गुजरता है, और मोलिक्यूल का गति यानी कणों का गति के कारण ही ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो धीरे धीरे वह गर्म हो जाता है। तो इसमें का क्या हो गया कि उसका ताप स्थिर नहीं रहा। जब ताप स्थिर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, ओम का नियम वहां पर काम नहीं करेगा, तो बदलने लगता है, यह ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो यही दो सीमा था आपका। अब आप दूसरा नियम यहाँ पर देख सकते हैं, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के भी दो नियम है, किरचॉफ के दो नियम है, एक किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम। किरचॉफ के पहला नियम को हम क्या कहते हैं, संधि का नियम या बिंदु नियम। किरचॉफ के पहला नियम को हम संधि नियम या बिंदु नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के संधि नियम या बिंदु नियम के अनुसार किसी विद्युतीय परिपथ के किसी संधि पर संधि की ओर आने वाली कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। मतलब संधि से की ओर जीतने वाले आने वाले विद्युत धाराओं का योग है वह संधि से दूर जाने वाले विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल के बराबर है। मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई स्थान है, यहाँ पर जितने लोग आ रहे हैं उनका योगफल इधर से जितने लोग जा रहे हैं उनका योगफल बराबर होगा, यही कहता है किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम आपका यही बोलता है। और बीजगणितीय योगफल का मतलब क्या होता है, साधारण योग, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 2 3 5 होते हैं, तो वैसे ही इनको जोड़ा जाता है। मान लीजिए कि 2 एम्पियर का धारा आ रहा है, एक 3 एम्पियर का, एक 4 एम्पियर का, तो इन तीनों का योग 2 3 और 4, 2 3 5 और 4 9 एम्पियर। तो इधर भी जितने धारा जाएंगे उनका योग होगा ना, वह 9 एम्पियर होगा। यही कहता है पहला नियम, संधि नियम या बिंदु नियम। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी विद्युतीय परिपथ के किसी संधि पर सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। इस स्थिति में संधि की ओर आने वाली कुल विद्युत धाराओं का चिन्ह धनात्मक लेते हैं और संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं का चिन्ह ऋणात्मक लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर फिगर में समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई संधि है, यहाँ पर I1 एक धारा आ रहा है, यहाँ पर I2 आ रहा है, और इनसे धारा I4 और I3 निकल रहे हैं। इनका डायरेक्शन इधर की तरफ है और इन दोनों का डायरेक्शन संधि की ओर आ रहा है, इधर ये दोनों निकल कर जा रहे हैं। तो संधि पर
संधि की ओर आने वाली कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल कौन कौन आ रहा है, तो I1 I2, तो इन दोनों का योग इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो I3 और I4 जो जा रहा है, तो I3 प्लस I4। अब जो दूसरा हमने 8वां में पढ़ा था कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, उसका मतलब क्या होगा, तो देखिए I1 प्लस I2 है यहाँ पर, I1 प्लस I2, और जो यहाँ पर I3 और I4 है, अगर हम बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का I3 और माइनस का I4 हो जाएगा, और इधर बराबर को उधर क्या बच जाएगा, 0। तो यही बोला गया था 8वां के रूप में। तो इसे आप संधि नियम को ऐसे भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है। तो इसका मतलब हुआ कि संधि पर आने वाले कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल संधि से दूर जाने वाले कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या होता है, तो शून्य होता है। कैसे, क्यों होता है, क्योंकि दोनों का योग बराबर होता है। तो बराबर के इस साइड लाएंगे आप तो वह घट जाएगा, तो क्या बचेगा, शून्य शेष बच जाएगा। अब नोट देखिए, किरचॉफ का संधि नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब इसमें आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इसको आप याद रखना है, इसे ऑब्जेक्टिव में बहुत ही बार पूछा जाता है कि किरचॉफ का। अब देखिए, किरचॉफ का संधि नियम या बिंदु नियम जो प्रथम नियम है, वह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। कैसे, तो किसी विद्युतीय परिपथ के किसी संधि पर जितना आवेश आपका प्रवाहित होकर पहुंचते हैं, उतने ही आवेश संधि से दूर दूर की ओर प्रवाहित हो जाते हैं। तो संधि पर आवेश का संचय नहीं होता है। मतलब इसका क्या हुआ कि जो संधि हमारा था, जो पॉइंट था, उस पर जितने धारा बहकर आते हैं उतने ही धारा निकल जाते हैं। यहाँ इसका मतलब हुआ कि जो संधि है उस पर आवेश का संचय नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, आवेश का कोई लॉस नहीं होता है। अब है दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम या किरचॉफ का पास नियम भी इसे बोलते हैं। तो किरचॉफ का पास नियम क्या बोलता है, किसी विद्युतीय परिपथ के बंद पास में कुल विभवांतरों का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। जो विद्युतीय परिपथ के बंद पास कोई है तो उसमें कुल विभवांतरों का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। जैसे कि यहाँ पर एक देख सकते हैं, बंद पास है R2, यहाँ पर प्रतिरोध लग रहा है R3, और यहाँ पर R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध लगे हैं, इसे V वोल्ट के विभवांतर के स्रोत से जोड़ा गया है। यहाँ पर मान लीजिए कि A बिंदु है, इसे B और इसे C और इसे D कंसीडर कर लीजिए। तो जो इनके कारण जो विभवांतरों का बीजगणितीय योगफल होगा वह शून्य होगा। यहाँ पर देखिए, किरचॉफ के बंद नियम से पास है ABCDA में, ABCDA जो पास बना था, तो VA-VB और प्लस VB-VC प्लस VC-VT प्लस VD-VA इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर विभवांतर देख सकते हैं कि कौन कौन सा है। तो इस बिंदु पर यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या है, तो VA-VB है विभवांतर, क्योंकि VB-V है, अंतिम बिंदु B है और प्रथम बिंदु A आप मानते हैं, तो VB-V है। और इसमें क्या है, बिंदु B से C तक, तो VB-VC और यहाँ से VC-VT और VD-VA, इन सभी का योगफल क्या होगा, तो शून्य होगा। इस नियम को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम को, किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी प्रत्येक भाग में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल, यानी V इक्वल टू IR होता है। यह विभवांतर को डायरेक्ट नहीं बोला गया, इनडायरेक्ट में बोला गया है कि प्रवाहित होने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, तो विभवांतर वोल्ट होता है, V विभवांतर। ये विभवांतर क्या होता है, बीजगणितीय योग परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी जो सिग्मा आई कुल विद्युत वाहक बल होगा वह सिग्मा ऑफ IR के बराबर होता है। यानी कि सिग्मा बराबर है, अगर बराबर के इधर चिन्ह का ले जाएंगे तो वह माइनस में हो जाएगा और शून्य हो जाएगा, तो दोनों एक ही हुए। यहाँ पर सिग्मा आपका ई दिया गया है, अगर माइनस इधर सिग्मा IR को इधर लाइएगा तो सिग्मा ऑफ IR, और इधर बराबर के इधर क्या बच जाएगा, 0। तो उसी फर जो नियम है उसको दूसरे भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं।
जो किरचॉफ का दूसरा नियम होता है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आपका याद रखना है कि प्रथम नियम जो बिंदु नियम या संधि नियम है वह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए।